सर एक चीज बताएं आप हमें प्लीज कि एक तो अपने सुपुत्र का नाम बताइए सर कि क्या है वो, कैसे इस सर्विस में आए और कौन सी जगह आजकल पोस्टेड है। देखिए, मेरे बेटे का नाम है पंकज कुमार सिंह और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने कभी पुलिस की बुराई नहीं की, इसलिए उनको और मेरे मेरे जो कुछ कार्यप्रणाली उन्होंने देखी, मैं समझता हूँ, यद्यपि उन्होंने मुझसे खुल के कभी नहीं कहा, पर मैं समझता हूँ कि उस उससे उनको प्रेरणा मिली और उन्हें इंस्पायर हुए। जी, लगा जी। कि ये नौकरी करने लायक है। इसलिए वो पहली बात तो वो सिविल सर्विसेज़ के इम्तिहान में बैठे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो वो रेलवेज़ में आ गए थे। अच्छा। वो रेलवे की नौकरी बड़ी आरामदेह होती है और मैं सोच रहा था कि उसी में नौकरी करेंगे। तो उन्होंने फिर सेकंड अटेम्प्ट लिया, सेकंड अटेम्प्ट में पोज़ीशन अच्छी आई और आईपीएस ऑफ़र हो गया। क्या बात आईपीएस ऑफ़र हो गया तो वो उन्होंने हमसे बिना बात किए, मैं समझता था कि वो मुझसे कम से कम पूछेंगे, पापा ऐसी बात है है। बताइए हम क्या करें? हमसे पूछा भी नहीं और आईपीएस में जॉइन कर लिया। तो वाह! मैंने उनसे पूछा बेटे कि कम से कम मुझसे बात तो कर लिया होता, हुँ, मैं कम से कम पुलिस के फ़ायदे और नुकसान दोनों बता देता, उसके बताइए। बाद तुम चॉइस कर हुँ, लेते। तो उसने मुझे बड़ा छोटा-सा जवाब दिया कि पापा हमने आपको काम करते देख लिया था और हमने फैसला कर लिया कि हमें पुलिस में जॉइन करना है और रेलवे में कैसे काम होता है वो मैंने अपने अनुभव से देख लिया था और मुझे पुलिस का काम ज़्यादा अच्छा लगा। बस क्या तो बात! उसके आगे आगे मैं कुछ नहीं कहा। फिर वो 1988 में वो आईपीएस में उसने जॉइन किया और उसके बाद तो अपना नौकरी में धीरे-धीरे बढ़ता रहा। काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पे इस राज्य में रहा और सेंट्रल डेपुटेशन में सीआरपी में भी रहा, सीबीआई में भी उसकी बड़ी अच्छी ख्याति रही और फिर आज की तारीख में वो डायरेक्टर जनरल बीएसएफ के पद पे सुशोभित है। क्या बात! क्या क्या बात बात! है। अभी हुँ, सर एक चीज बताएं, ऐसा खूबसूरत इत्तेफाक शायद वर्ल्ड में, दुनिया में कहीं ना पहली हुआ बार हो। रहा होगा या पहली बार रहा होगा कि जहां पिताजी ने आईपीएस की नौकरी करी, फिर उनके बच्चे भी आए, जैसे आपके लड़के आए, आपके सुपुत्र आए, वो भी आईपीएस बने, और एक और इत्तेफाक हुआ कि आप डीजी बीएसएफ रहे और वो भी वो आज भी। डीजी क्या बीएसएफ है। बात! जी, बहुत ही जी, कमाल है ऐसा सर। मतलब वाह! सेंट्रल आर्म वाह! पुलिस फोर्सेस जो हैं, जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, जी, बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह, इसमें तो ये इत्तेफ़ाक हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि जी। पिताजी जिस कुर्सी पे बैठे थे, उसी कुर्सी पे बेटा भी बैठा है। बेटा भी बैठा है। तो कमाल। राज्यों में कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि जिस पद पे मतलब जिस प्रदेश में पिताजी डायरेक्टर जनरल पुलिस थे, उसी पद पे बेटा भी बाद में हुआ। राज्यों में तो ऐसा हुआ है, जैसे हम्म। यूपी में हुआ है। एक एक उदाहरण मैं बताता हूँ, एमएस माथुर थे आईजी स्टेट, उस समय आईजी सबसे बड़ा अफ़सर होता था। जी। बाद में उनका बेटा वीएस माथुर डीजी यूपी हुआ। इस कमाल। तरह अन्य अन्य प्रदेशों में भी इस तरह के हुए हैं। हम्म। परंतु सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में भारत भारत सरकार में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी केंद्रीय बल में जिस पद पे पिता रहा हो, उसी पद पे बेटा भी आया हो। ये बहुत तो ये खूबसूरत। एक वाह! तरह का इतिहास है, समझ लीजिए। क्या बात! कमाल है। जी। सिंह साहब, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे अब हम लोग यहाँ कनाडा में रहते हैं, तो कनाडा की जो आरसीएमपी पुलिस है या यहाँ की जो पुलिस फ़ोर्स है, वो काफ़ी फ्रेंडली है। मतलब अगर जैसे मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ तो मुझे डर नहीं लगेगा, ठीक है? और मैं अपने घर की बात बताता हूँ, एक बार हम कहीं पिज़्ज़ा लेने गए, मेरा बेटा 7 साल का था पिछले साल, इस साल 8 साल का है, तो वहीं पास ही में आरसीएमपी की गाड़ी आके रुकी पुलिस ऑफ़िसर की। तो उसने कहा कि पापा, तुम मुझसे मैं अभी कुछ हाँ का और ना का जवाब दूँ, उसने पुलिस वाले के जो ऑफिसर था उसके साथ कन्वर्सेशन शुरू कर ली, बातचीत शुरू कर ली और वो इतना फ्रेंडली हो गया, खड़ा हो गया उसके पास जाके बातचीत करने लगा और इवन उसके वो वेपन्स की बात करने लगा क्योंकि पिस्टल लगी हुई थी। सो और वो इतने प्यार से उसके साथ बैठ के इधर-उधर हाथ पकड़ के और बात कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है हम यहाँ पर जो पुलिस की जो कोचिंग है, वो उस तरह से दी जाती है। इंडिया में वो जो हव्वा है एक तरह का, है ना? कि पुलिस स्टेशन को देखते ही आदमी डर सा लगने लगा, पता नहीं कि यार क्या हो जाएगा? वो दोस्ती भी अच्छी और सॉरी दोस्ती भी खराब और दुश्मनी भी खराब वाली बात है। तो उसको हम कैसे उसको सही कर पाएँगे? वो जो छवि है हमारी ऑल ओवर देखिए जो जी, देखिए, आपकी उस बात सही है, पर मैं कुछ बातें कहूँगा, जी, मतलब जस्टिफ़ाई करने के लिए नहीं, पर ये इस देखिए, हिंदुस्तान में पुलिस की वर्किंग कंडीशंस इतनी कठिन हैं जी। कि अगर आरसीएमपी को यहाँ आके कहा जाए कि बेटा आके यहाँ काम करो, तो 1 महीने में वो इस्तीफ़ा देके चले जाएँगे। हो समझे? सकता है। वो तो 1 महीने में चले जाएँगे और अगर अमेरिकन पुलिस से कहिएगा तो 1 हफ्ते में चले जाएँगे। 1 हफ्ते में चले, क्योंकि आपकी टूटी-फूटी बिल्डिंग में काम करना है।
बैठने की कुर्सी हो सकता है उसमें 3 ही टांग हो, हैं? तीन ही और टांग। बाकी में ईंटा लगा हो, फिर बैठ के आप काम कर रहे हैं। उसके बाद आपको कहीं मौके पे जाना है तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, कोई पेट्रोल नहीं है, ये अजीब मुसीबत है। अच्छा, उसके बाद आप जब आप मौके पे जाएँगे तो मतलब लोग झूठी रिपोर्ट लिखाने को तैयार बैठे हैं कि मतलब बेइंतहा है। मतलब पुलिस को जिस समय से एफआईआर लिखाने आता है उस समय से समस्या शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके बाद अ, अगर आपकी रिपोर्टों की संख्या बढ़ गई तो ब्यूरोक्रेसी गर्दन पे सवार और नेता गर्दन पे सवार। नेताजी कहते हैं देखिए डीजी साहब, ज़रा फिगर्स को ज़रा कंट्रोल में रखिए, उसको डॉक्टर करते रहिए, अगर ज़्यादा बढ़ गई तो हम असेंबली में जवाब कैसे देंगे? अरे साहब, हमको रिपोर्ट लिखने दो ना यार, काम तो मुझे करना है। नहीं, नहीं, बिल्कुल। रिपोर्ट देखिए थे कि उतना ही लिखिए कि बस इस साल बस इसमें 2% बढ़ा, ये 2% घट गया, ये 4% बढ़ा, ये 5% घट गया। ऐसे हम दिखा देंगे तो हम असेंबली में हमारा दिन निकल जाएगा, वरना तो लोग असेंबली में हमारी खाल खींच लेंगे। तो इसका दबाव होता है। एक उत्तर प्रदेश में जहाँ मैंने नौकरी की, एक मुख्यमंत्री आई, उन्होंने हुक्म दे दिया, जी। अपराध 70% कम हो जाना चाहिए। अरे अब सोचिए भैया, हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, भैया अब राम राज्य स्थापित हो गया, अब अपराध नहीं होंगे। अरे अपराध तो उसी तरह हो रहे थे। तो जब आप 70% कम करने कहोगे तो क्या होगा? अपराधी आएगा, मतलब जो शिकायतकर्ता आएगा तो हम उससे कहेंगे भाग जा, बहन जी का हुक्म है कि तो अपराध नहीं लिखे जाएँगे, रिपोर्ट नहीं लिखे जाएँगे। तो जी। आप फ्रेंडली वातावरण देखिए, फ्रेंडली जो एटमॉस्फेयर बनता है वो एक एक माहौल उसके लिए ऊपर से बनाया जाता है। आपने तो ऐसा वातावरण बना रखा है, क्या पब्लिक की तरफ से, क्या प्रेस की तरफ से, क्या नेता की तरफ से, सारा वातावरण पुलिस के मतलब लिए हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर में काम करना है। जी। तो हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर में जब आप काम करते हैं तो पहले बड़ी मुश्किल से तो आप किसी तरह काम करते हैं। फिर वो इतना स्ट्रेन पड़ता है कि फिर आप उस समाज के प्रति आपके मन में एक अंदर से विद्वेष हो जाता है कि जी। इन लोगों ने हमारी मुसीबत कर रखी है। मैं घर खाना खाने नहीं जा सकता और 16 घंटे 17 घंटे हमें ड्यूटी, ये मतलब रिपोर्टों में आया है, स्टडीज़ में आया जी। है, 16-17 घंटे आदमी काम करता है और उसके बाद जब घर जाता है, अभी अभी खाना खा रहा है, तब तक आधा पेट भरा है, तब तक कहते हैं दरोगा जी का फ़ोन आता है या एसपी साहब का फ़ोन आता है कि सब जो काम कर रहे हो छोड़ के तुरंत भागो, यहाँ तुरंत भागो। इमरजेंसी है। तो भैया भैया बीबी खाना तुम सँभालो, मैं जा रहा हूँ। आधा पेट खा के चल दिए। तो इस तरह से आप नौकरी करते हैं। हाउसिंग कंडीशंस अभी हाउसिंग कन मुश्किल, मतलब नेशनल पुलिस कमीशन ने कहा है कि 100% नॉन कस्टडी ऑफिसर्स को हाउसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। वाह! हाउसिंग आज की तारीख में 30% है बस हुँ। सैटिस्फैक्टरी। तो बाकी लोग कहाँ जाएँगे? कहाँ से किराया लें? अभी दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी थी कि दिल्ली पुलिस, मतलब सुनिए, जो देश की राजधानी है, लोग जी। सिपाही लोग स्लम लाइक कंडीशंस में रह रहे हैं। अब उनका हुँ। मोराल क्या होगा बताइए? तो अच्छा, काम करने का कोई हिसाब ही नहीं। जितने कानून पास करते हैं सबकी ज़िम्मेदारी पुलिस पे डाल दी जाती है। अरे भाई, हुँ। इनकम टैक्स वाले अपना काम करो, कस्टम्स वाले अपना काम करो, रेवेन्यू वाले अपना काम करो, सेल्स टैक्स वाले अपना काम, जिसको काम करना नहीं भैया हम पिट जाएँगे, पुलिस को हमारे साथ भेजिए। अरे यार, पिट जाओगे तो तुम अपनी फ़ोर्स या तो खुद खड़ी करो, हम अपना काम अपने हम क्राइम का काम देखें, या सब डिपार्टमेंट डिमोलिशन होना है, एनक्रोचमेंट हटाना है तो भी पुलिस जाएगी, इनकम टैक्स का रेट पढ़ना है तो पुलिस जाएगी। कोई विभाग हिंदुस्तान में काम नहीं कर पाता है बिना पुलिस की मदद के। जी। सिवाय फौज अपना काम कर लेती है, वो तो अलग बात है। पर बाकी बाकी पर फौज को भी जब एनक्रोचमेंट हटाना होता है तो पुलिस को ही बुलाती है। हुँ। फौज की कितनी ज़मीन लोगों ने हड़प ली है, फौज को ही नहीं पता। तो बताएं। ये मतलब पुलिस के पास इस समय, मैं कहता हूँ दुनिया में अगर पुलिस में काम करना हो तो भैया अगर हिंदुस्तान के बजाय किसी और देश में, कहीं स्विट्ज़रलैंड में मिल जाए नौकरी, कनाडा में नौकरी मिल जाए, तो आराम से ज़िंदगी, पुलिस की नौकरी भी आराम से कट जाएगी। पर पुलिस की नौकरी हिंदुस्तान में इतनी कठिन। कठिन है कि मैं कहता हूँ कि अगर अगर मैं तो उदाहरण के लिए कहता हूँ कि आरसीएमपी 1 महीने में चली जाएगी और ब्रिटिश पुलिस 15 दिन में चली जाएगी और अमेरिकन पुलिस 1 हफ्ते में छोड़ के चली जाएगी। हम इन आ जाए, ऐसे ऐसे थाने पे हम काम नहीं कर सकते। नहीं कर जब हालात इतने मुश्किल हैं तो भई फ्रेंडली कब बनेंगे? फ्रेंडली तब बनेंगे जब ये हमको भी थोड़ा चैन होगा। हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, इतना दबाव है, सब सब लोग तो हमें डंडा मारने को उतारू बैठे हैं। सब लोग हमारी खाल खींचने को, सब लोग हमारे में नुक्स निकालने को बैठे हैं। और ठीक है, हमने ₹50 ले लिया तो हमारी बारे में तो चर्चा हो जाएगी, फ़ोटो निकल बिल्कुल। जाएगी, ट्रैफ़िक सिपाही ₹50 ले रहा है। और जो नेताजी ने ₹1 करोड़ सूटकेस में ले लिया, उसकी कोई बात ही नहीं होती। कोई बात ही नहीं। हैं? इनकम टैक्स वाला अपने ड्रॉर में ₹1 लाख डाल लेता है, उसकी कोई बात नहीं होती।
पर ट्रैफिक सिपाही का 50 रुपया सब लोगों को खल जाता है। हाँ, खलना तो चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो सही काम कर रहा है, पर 50 रुपए की पब्लिसिटी ज़्यादा होती है, बजाय इसके कि 1 लाख रुपया जो इनकम टैक्स अफसर ले रहा है या कोई और या कोई नोएडा अथॉरिटी में जो करोड़ों का घपला कर रहा है, उसकी खबर तो जब बाद में 20 साल बाद कोई कमीशन बनता है तो बात खुलती है, तो पता तब मालूम होता है कि वो आदमी भी मर गया या क्या हो गया। तो इस तरह पुलिस की काम देखिए हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से मतलब बहुत ही मुश्किल हालात में हम लोग काम करते हैं। इसलिए फिर भी देखिए अफ़सर लेवल पे तो मतलब आप कंप्लेनेंट से ही पूछिए, अफ़सर लेवल पे उनको बड़ी सहानुभूति मिलती है, हमदर्दी मिलती है और जो दिक्कतें आती हैं वो ज़्यादातर सिपाहियों के स्तर पे आती हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। ट्रेनिंग के लिए हमें मैन पावर नहीं खाली मिलती है। कितनी बार हमने ऐसे देखा है कि इलेक्शन आ गया या कोई और क्राइसिस हो गई, तो भैया जो रंगरूट अभी 2 महीना की 3 महीने की ट्रेनिंग लिए, भैया उनको भी निकालो, उनको भी ड्यूटी पे भेज देते हैं। अब उनको ड्यूटी भेज देते हैं बताइए। ट्रू तो ये तो गलत बात है ना। अब ट्रेनिंग जो पहली बात तो इन सर्विस ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो तो हो नहीं रही है। जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उस बीच में हम रंगरूट को कितनी बार ड्यूटी पे लगा देते हैं, भैया तू कुछ नहीं कम से कम डंडा लेके खड़ा हो जाना। डंडा लेके खड़ा चाहे तुझे कोई कानून का कुछ आता पता हो या ना हो, तो डंडा लेके खड़ा हो जाना। बिल्कुल। जैसा कहा जाए वहाँ डंडा चलाना, नहीं तो चुपचाप खड़ा रह, लोग देख तो लेंगे कि पुलिस वाला खड़ा है। इसी तरह से बस ये समझिए कि जैसे आदमी नदी में डूबता रहता है पर किसी तरह से सिर अपना ऊपर रखे रहता है, तो हम लोग किसी तरह से अपना सिर ऊपर रखे हुए हैं। किसी तरह से नाव चली जा रही है, मतलब हम अपने भी तैरते जा रहे हैं और किसी तरह से सब समाज का ढांचा भी बनाए हुए हैं। वाह वाह। इससे पहले कि नवीन जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं फिर बोल जाऊंगा। इतनी अच्छी बातें बचा रहे हैं सिंह साहब के छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा है। एंड ऑन अ लाइटर नोट सर, लाइटर नोट की जी बहुत ही मतलब इंस्पिरेशनल है, हम सभी को इंस्पायर हो रहे हैं और मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि मेरे घर में ये माहौल रहा। हालांकि मैं तो बहुत छोटा था और जब भी हम पिताजी की वो राइफल या जो उनका जो हाथ पुलिस का जो डंडा था वो देखते तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि हमारे पिताजी ने भाई देश के लिए काम किया। तो मैं वापस इस बात पे आता हूँ कि ऐसी कोई बात जो जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और जिसको करके आपकी सर्विस में आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस हुआ, वो हमें थोड़ा सा बता दीजिए जरा। देखिए मैं जब डीजीपी यूपी था, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा संतोष मुझे तभी मिला। मतलब आनंद, मतलब लड़ने में तो आनंद एक अलग था, पर मुझे ये लगा कि देखो अगर पुलिस की छवि अच्छी हो जाए और लोग ये सोचने लगे कि पुलिस हमारी दोस्त है जी, तो कितना बड़ा क्रांतिकारी ये एक बदलाव आ जाएगा। मैं मतलब 1.5 साल तक मैंने मतलब इसीलिए काम किया और मतलब मेरा यही प्रयास था कि अच्छे अफ़सर जिलों में तैनात हों, अच्छे अफ़सर डीआईजी तैनात हो और बराबर मैं यही कहता रहा कि ईमानदारी से काम करो, जनता में देश मतलब जनता की सेवा की भावना से काम करो, जनता के मतलब मालिक बन के मत बनो। यू आर ए गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब जनता के सेवक की भावना। और मैं कहाँ तक सफल हुआ या असफल हुआ ये तो दूसरे लोग कहें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं पर एक अखबार में जो निकला था मेरे कार्यकाल के बारे में, उसके बारे में आपको बताऊँगा। वो अखबार की कॉपी मेरे पास आज भी रखी है। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हिंदी अखबार ने एक आर्टिकल निकाला और उस आर्टिकल का जो हेडिंग थी, वो बस मैं हेडिंग आपको बता दूँगा, आर्टिकल तो बड़ी लंबी। हाँ जी। आर्टिकल की हेडिंग थी उत्तर प्रदेश में प्रकाश की किरण। उत्तर प्रदेश में प्रकाश की किरण, कमाल है सर। मतलब एक लाइन में उसने सारी बातें कह दी थी कि प्रकाश सिंह के आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस को लग रहा है कि मतलब जनता को लग रहा है कि पुलिस उनके लिए है और उनके लिए मतलब सही ढंग से काम करती है। पहली बार जनता में ये एहसास हुआ था। पुलिस में जो भर्ती हुई थी, मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, अब तो खैर बहुत भर्ती में बड़े एहतियात कंप्यूटर चिप वगैरह लगने लगी, तब तो उस समय सब खुरपा ज़माना था और मतलब ये आम बात थी कि सिपाही की भर्ती में पैसा लिया जा रहा है, हर स्टेट में ये हो रहा था। मेरे टाइम में जब भर्ती हुई तो लोगों ने मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर निकली थी कि ये कानपुर की खबर थी, जो कहीं कटिंग पता नहीं रखी है कि नहीं रखी है, पर एक कानपुर में कानपुर की डेडलाइन थी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये छापा था, लोग थैली में पैसा लिए घूम रहे हैं और कोई पैसा लेने वाला नहीं है। कमाल है सर। क्योंकि मैंने जितने लोग भर्ती अधिकारी थे, मैंने तो सब एक दो ईमानदार लोगों को भर्ती का जिम्मेदार बनाया और उसके बाद मैंने उनके दिल में दहशत डाल दी थी, अगर तुमने पैसा लिया और मैं लोकल सीआईडी,
लोकल इंटेलिजेंस और लोकल विजिलेंस तीनों को चौकन्ना कर रहा हूँ, भर्ती पे निगाह रखो, और पैसे लेने की खबर आई तो फिर मैं तो तुमको उल्टा टांग दूंगा। तो साहब अफसर लोग मतलब इनकम्युनिकेटिव हो गए, मतलब उनसे आप संपर्क नहीं कर सकते थे 1 हफ्ते तक, जब तक वो भर्ती कर रहे हैं। आप फोन करिए तो फोन, वो तो लैंडलाइन का जमाना था, जी तो जी कहीं दूर है, मैं तो फोन तो अब सुन ही नहीं सकता, मैं तो भर्ती कर रहा हूँ। कमाल है। तो क्या भर्तियां बात पहली बार ईमानदारी से हुई, तो ये सब बातें जनता में जब हुई कि भाई वाह जहाँ आपको लाख रुपए देना पड़ता था, 50,000 देना पड़ता था, वहाँ ओह, भर्ती पहली बार बिना पैसों स्वतंत्र की हो गई ईमानदारी से हो रही है। ये वाह सब बात जनता में जो मैसेज गई तो लगा कि भाई अब मेरा हालात ठीक ठाक हैं। तो मतलब इस सब बातों का मुझे संतोष बहुत मिलता था। और मेरे काम करने का तरीका भी में कई ऐसी चीज़ें थी, जैसे मैं अब संडे को है अपना घर में आराम से इनफॉर्मल ड्रेस में है, पर मैं घर के बाहर मतलब जो जिसको जो तकलीफ रहती थी ना, वो घूम फिर के डीजी घर पहुंच जाता था। मैं घर के बाहर पहुंच गया, देखा 2-4 आदमी बोरिया बस्तर लिए बैठे हैं, उनको कहीं जाने की जगह नहीं, तो सोमवार का इंतजार कर रहे हैं कि भाई अब दफ्तर। तो मैं पहुंच गया, उनकी बातें सुन ली, उनकी दरखास्त ले ली, वो चले गए, खुश होकर पैर छू के चले गए। वाह उनका काम जितना हो सकता था मैंने कर दिया। हम्म, तो ये सब बातों को मुझे बड़ा संतोष मिलता था कि भाई देखो, मतलब लोगों का दुख दर्द दूर करने का, लोगों का आंसू पोंछने का तुम्हारे पास कितना बड़ा, कितनी ताकत भगवान ने कितनी तुमको ताकत दी, इसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। तो मुझे मतलब यूपी पुलिस में काम करके मुझे अंदर से संतोष बहुत मिला, संतोष बहुत मिला कि मतलब लोएस्ट लेवल ऑफ सिटीजन्स जो होते हैं वो तक मतलब अपने आप को ये समझते थे कि हाँ, हमें इंसाफ मिलेगा, अगर हमारी आवाज़ डीजी तक पहुंच गई तो हमें इंसाफ मिलेगा। और सर सिखों आप के एक क्या सिखों के बात बारे में ऐसा बता दें, हाँ हाँ जी हाँ वहाँ जी पे तराई क्षेत्र में आतंकवाद था। तराई आप जानते हैं जो फुट हिल्स का एरिया है, नैनीताल, हाँ जी हाँ जी पीलीभीत, हाँ जी ये जी रेंज जी वगैरह, जी उसमें आतंकवाद पंजाब का ओवरफ्लो आतंकवाद इधर आ गया था। मिक्स हाँ जी हाँ, तो अब वहाँ पे आतंकवाद के खिलाफ मैंने जो अभियान चलाया, पहली बात तो 1.5 साल में वो आतंकवाद मैंने खत्म कर दिया। वाह पर कमाल है। खास बात ये हुई कि उस आतंकवाद को खत्म करने में किसी गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं हुआ, जिस तरह के गलत तरीके पंजाब में इस्तेमाल किए गए थे। किए गए कमाल है। बहुत पंजाब में मतलब मैंने बहुत अपने सामने देखा था। तो जब तराई में जब आतंकवाद खत्म हुआ, तो उसके बाद उसकी जो लेगेसी ऑफ बिटरनेस जो पंजाब में थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो खत्म हुआ तो वो खत्म हो गया। जी किसी को क्या बात शिकायत नहीं थी कि पुलिस वाले ने हमारी जमीन हड़प ली, हमारे साथ ये अत्याचार किया, हमारे चाचा को कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया, ऐसी कोई शिकायत कहीं से नहीं आई। कमाल है। साफ सुथरा काम हुआ। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, नानक मता का वहाँ गुरुद्वारा है, हाँ जी बहुत बड़ा गुरुद्वारा है वो वहाँ पे उसी तरह था जैसे आतंकवाद के टाइम में गोल्डन टेम्पल था। जी अच्छा वहाँ से ग्रंथी ने मुझको बुलवाया, इनविटेशन भेजा। जी मैंने कहा भाई, तो स्टेट गवर्नमेंट से मैंने पूछा, तो होम मिनिस्टर ने कहा नहीं, वहाँ जाना ठीक नहीं, वहाँ जाने में जान का खतरा है, पता नहीं तुम लौटोगे कि नहीं लौटोगे। अब मैंने कहा कि डीजीपी को बुलाया है, तो मैं अब डर के मारे ना जाऊं, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। ओ तो मैं तो जा रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट को जो कहना कह दें। अब जान को मैं अपनी जान खेल रहा हूँ, तुम्हें क्या परवाह पड़े। मैं इनमें बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के मैं चल दिया, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। जब मैं गुरुद्वारे में घुसा तो विश्वास मानिए, मैंने देखा पूरा गुरुद्वारा, कम से कम 5,000 सिख थे उसके अंदर। 5,000 में मैं समझता हूँ 50 या 100 तो आतंकवादी थे, बाकी जनता थी। अब मैंने देखा कि मैंने अच्छा, अंदर हथियार लेके कोई नहीं जा सकता, हमारे जितने थे हथियारबंद आदमी सब बाहर हो गए, और आप अकेले 5-6 आदमी बिना हथियार के अंदर जाइए। मैंने कहा यहाँ तो अगर मुझे पटक के मारे तो मेरा यही मतलब हथियार की जरूरत भी नहीं। तो मैंने कहा अब तो आ गए हैं तो आ गए, ठीक है, अब जो होगा ईश्वर ने भेजा है, ईश्वर मेरी रक्षा भी करेगा। तो फिर कुछ बात हुई, और फिर उन्होंने कहा साहब आप कुछ एड्रेस कर दीजिए इन लोगों को। तो मतलब आज जिंदगी में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड गया था, कोई एड्रेस ये था कि बस जाना है और आना है। बिना तैयारी के मैं 35 मिनट तक सिखों को लेक्चर दिया, क्या बात है, बिना तैयारी के। और वो लेक्चर क्या था, पूरा सिखों का इतिहास, किन हालात में सिख धर्म की स्थापना हुई, कैसे सिख गुरु मुगलों से लड़ते रहे, कैसे गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की, वगैरह वगैरह सारी सिख हिस्ट्री। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था, सारी मैंने कहा तुम लोग जो देश की सुरक्षा के स्तंभ थे, आज देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हो। ये कितनी अजीब बात है, कितनी सोचने की बात है। और मैंने कहा देखो, अगर तुम्हारे साथ बेइंसाफी हुई है तो मेरे पास आओ, मैं इंसाफ दिलाने का जिम्मा लेता हूँ तुमको। कमाल है। तो उन्होंने कहा आप हमारे खिलाफ फर्जी टाडा लगाएगा, उस समय टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी,
फर्जी। मैंने कहा सारे टाटा केस मेरे पास लाओ, मेरी जिम्मेदारी वो टाटा केसेस में खारिज करवाऊंगा अगर वो गलत हुए तो। ये बात जो हुई, ये तराई के आतंकवाद में ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मेरा वहां विश्वास आपके ऊपर बन गया, आप पे विश्वास बन गया मेरे पर। मैं जब चला गया तो सिख ग्रंथी ने इंडिया टुडे को बयान दिया, मुझे कि हमें यूपी गवर्नमेंट पे विश्वास हो या ना हो, पर इस डीजी पे हमको विश्वास है। कमाल है सर, ये उनका बयान आया। अच्छा, फिर टाटा केस जितने थे मैंने खारिज करवाए, ये सही बात है, इसी बात से विश्वास बढ़ा। और जब टाटा केस खारिज होने लगे तो उन्होंने कहा देखा ये तो बड़ा इंसाफ मिल रहा है। खास बात ये रही कि सिखों ने ये देखा कि यहाँ बड़े इंसाफ से काम हुआ, सख्ती हुई पर कायदे से, कानून से हुई। टाटा केस फर्जी जो थे वो सब वापस लिए गए और इस आदमी ने आतंकवाद को खत्म कर दिया, पर हमारे साथ बेइंसाफी नहीं की। तो ये मतलब एक तो ये था सिखों का। एक और बड़ा था, मैं डीआईजी आगरा था, 84 में दंगे हुए थे जी। उस समय आगरा वाज द सेफेस्ट प्लेस बिटवीन दिल्ली एंड कानपुर फॉर सिख्स। जितने ट्रक इधर से चले या उधर से चले वो आगरा में आके थम जाते थे। और वहाँ गुरु का ताल गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा था। उस गुरुद्वारे में मैं समझता हूँ हजारों ट्रक वहाँ पुलिस के प्रोटेक्शन में रहे कि यहाँ की पुलिस निष्पक्ष है, उधर जाओगे तो मार खाओगे, इधर जाओगे तो मार खाओगे। आगरा में कोई अफसर ऐसा है जो हम लोगों की जान बचाने का। सुपर बहुत अच्छे। तो 84 के दंगों में, और फिर जब 84 के दंगे खत्म हुए तो मतलब पुलिस प्रोटेक्शन में मैंने उनको वहाँ यूपी पुलिस प्रोटेक्शन, आगरा पुलिस प्रोटेक्शन में उनको पंजाब तक पहुंचाया। कानपुर में काफी मारामारी हुई 84 में, ये सुना गया। उसमें आगरा का नहीं सुना गया, पर हाँ कानपुर का जरूर सुना गया कि वहाँ पर काफी मारामारी हुई। आगरा में एकदम शांति रही। इट वाज द सेफेस्ट प्लेस। आप उस समय का गुरुद्वारे से पता करिए, सारे ट्रकर वहाँ, ट्रकर्स 1000 से ज्यादा ट्रकर्स खड़े थे। जब क्योंकि दिल्ली जाओगे तो मार खाओगे, कानपुर जाओगे तो मार खाओगे। यहाँ पे पुलिस का प्रोटेक्शन है। बहुत अच्छे जी, वाह। प्रकाश सिंह जी, सर आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, भारत के राष्ट्रपति ने आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो पद्मश्री बेसिकली किस कारणवश से मिलता है और आपको क्यों मिला सर? देखिए, हमको जो उन्होंने कुछ हमको साइटेशन में तो नहीं लिखा क्यों मिला। अच्छा। पर पंजाब में मैंने एक ऐसा काम किया अगर वो काम नहीं होता तो पंजाब में आतंकवाद 10 साल और चलता। वो काम क्या था जी? ये आतंकवाद के बारे में आप किसी एक्सपर्ट की किताब पढ़ें तो एक आतंकवाद से लड़ने के तरीके में कहा जाता है कि आतंकवाद को जहाँ से ऑक्सीजन मिल रहा हो वो ऑक्सीजन काट दो, और अगर ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया तो आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। वो ऑक्सीजन कहाँ था, कहाँ से आ रहा था? पाकिस्तान से आ रहा था। पाकिस्तान से जाना और आना, यहाँ से आदमी जाते थे, वहां से हथियार, रसद, गोला बारूद लेकर आते थे और फिर ये लड़ाई लड़ते थे। मैंने कहा मैं इनका जाना और आना दोनों बंद कर दूंगा। तो अब मैंने देखा कि अब जाना आना बंद करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, मतलब कि नाके तो कहीं 100 मीटर दूर पे लगे हुए हैं, अब रात के अंधेरे में कब कहाँ से निकल जाए कुछ पता नहीं। तो मैंने कहा नाके तो अपनी जगह है, इसकी फेंसिंग करो। अच्छा, जब फेंसिंग का प्लान बना तो मैंने कहा कि भाई फेंसिंग जरा अच्छी होनी चाहिए। तो उस समय सबसे अच्छी फेंसिंग 2 जगह दुनिया की मशहूर थी, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में फेंस लगी थी और यूएस और मेक्सिको के बीच में फेंस लगी थी। मैंने कहा दोनों का ड्राइंग मंगवाओ। दोनों को ड्राइंग मैंने मंगवाई और एक कमेटी बनाई जिसमें कुछ फौज के भी अफसर थे, और उन दोनों से अच्छी फेंस की डिजाइन हम लोगों ने की। मेक्सिको की फेंसिंग और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, दोनों से ज्यादा उस जमाने में फेंसिंग। हाँ, ours was the best fencing in the world when it was raised in Punjab in late 80s में। late 80s में जब खड़ी हुई फेंस तो it was the best fence in the world। तो सैल्यूट है सर आपको उसके लिए, आपने इतने बड़े काम किए। बहुत सर। और जाते जाते बस हम ये चाहेंगे कि ईश्वर आपकी सेहत अच्छी रखे और आप इसी तरह से काम करते रहें। आपका जो एक्सपीरियंस है, जो मतलब इतना सारा एक्सपीरियंस है उसके पास, उसके ऊपर तो अगर आप किताब लिखाएं तो काफी किताबें लिखी जा सकती हैं, एक एक एक्सपीरियंस के ऊपर काफी किताबें लिखी जा सकती हैं। और हमारा कन्वर्सेशन यहाँ खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा, क्योंकि आपसे इतना कुछ सीखना और इतना कुछ आपके पास है कि वो चलता चला जाए तो काफी एपिसोड्स हमारे बन सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी, नवीन जी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, प्रकाश सिंह सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
एंड आपसे फिर बहुत जल्दी रूबरू जल्दी ही मुलाकात होगी। और अच्छा। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि हमारा जो ये प्रोग्राम चल रहा है उसको आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें, और जो हमारे गेस्ट हैं जो इनके एक्सपीरियंस जो वो शेयर कर रहे हैं वो बाकी जनता और बाकी ऑडियंस तक पहुंचे और वो इसका फायदा ले सके कि, और इतना कुछ सीखने को मिलता है, हम सीखें सभी के जो हमारे बुजुर्ग और बड़े और जिन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं वो जनता तक पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, और हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि दोबारा जब हम याद करेंगे तो आप जरूर इस प्रोग्राम में शामिल होंगे हमारे साथ, और नमस्कार। दर्शकों के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।